सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। उपराष्ट्रपति की रेस और आज की है ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एक तरफ जहां पर एनडीए का कैंडिडेट तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का कैंडिडेट। और वहीं सुबह 10 बजे से वोटिंग का आगाज होगा, जहां पर प्राथमिकता के तौर पर, वरीयता के तौर पर वोटिंग होने वाली है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसद वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। और 5 बजे के बाद माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, यानी देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद जिस पर आसीन कौन होने वाला है, यह तस्वीर होने वाली है साफ। और आज की इस बड़ी खबर पर लगातार भारत 24 की नजर है। हमारे वोटर्स ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे और साथ ही एक्सपर्ट्स का पैनल आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक एक जानकारी देगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद डालने वाले हैं वोट। ये वोटिंग आज 10 बजे शुरू होने वाली है और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला वोट कास्ट करेंगे, यानी सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। एक तरफ जहां पर एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, तो इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी जो कि कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला वोट डाला जाने वाला है। एनडीए की तरफ से 68 साल के सीपी राधाकृष्णन है, इंडिया अलायंस की तरफ से 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी, यानी दोनों ही कैंडिडेट्स में उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले मुलाकातों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। 10 बजे से उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होने वाली है। आदिति मेरी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आदिति, सबसे ज्यादा रोचक अगर आज के उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या संभावित है होगा, और सबसे बड़ी बात, दोनों कैंडिडेट्स की तरफ से अगर नंबर गेम देखें तो ठीक है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि यह वैचारिक लड़ाई है। इसको वैचारिक लड़ाई के साथ साथ क्या दोनों पार्टीज की तरफ से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाए? शक्ति प्रदर्शन के साथ, और जब भी फ्लोर पर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसको विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के लिहाज से भी देखा जाता है। ये सरकार या विपक्ष की ताकत बताता है। देखिए, आपने भी कहा कि आंकड़ों के लिहाज से छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पता है कि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए बहुत मजबूत है। लेकिन एनडीए की नजर इस पे नहीं है कि वो मजबूत है या नहीं है। एनडीए की नजर इस पर है कि हम कितना फासला एक दूसरे से रखते हैं, क्योंकि जब अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, मार्गरेट अल्वा विपक्ष में प्रत्याशी की तरह उतरी थी, तब 528 वोट तो मिले थे जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मिले थे मार्गरेट अल्वा को। अब आप देखिए कि जो कम से कम 56 सांसद थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया था, तो वो शक्ति प्रदर्शन दिखाता है, वो विश्वास दिखाता है सांसदों का, वो संसद का विश्वास दिखाता है सरकार के या एनडीए की तरफ। यही प्रयास है। अब आप देखिए, 391 तो जीत का आंकड़ा है ही। 50 दिन बाद देश को उपराष्ट्रपति आज शाम 6 बजे मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 391 से कहीं ज्यादा 422 तो वोट है ही अपर हाउस लोअर हाउस में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास, लेकिन वाईएसआर का 11 अलग से वोट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 निर्दलीय है जिनका अभी पता नहीं है वो कहाँ वोट करेंगे। तो इन पूरी प्रक्रिया के बीच में कौन कौन होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मैन टू मैन मार्किंग, जब मैं और आप बात कर रहे हैं पूर्णिमा, इस समय अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं वो अलग अलग घरों पे पहुंच चुके हैं, जो मंत्री के हैं, जो मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान के सांसद अभी अर्जुन मेघवाल क्या है, वैसे ही अगर नॉर्थ के जम्मू कश्मीर से लेकर अलग राज्यों का जिक्र करें तो वो प्रहलाद जोशी अलग अलग जगह पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पे मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी ने की है, ये पता होने के बावजूद भी कि वो आंकड़ों में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर 75% वोट मिले थे जगदीप धनखड़ को। कोशिश किया है कि कम से कम 74 से 1% ज्यादा पर मिले, जिससे कि एक मैसेज जाए। सवाल हार जीत से कहीं ज्यादा का है, मैसेजिंग का है, शक्ति प्रदर्शन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और फ्लोर पे ताकत का है। वही प्रयास है। और आप देखिए, 50 दिन बाद देश को उपराष्ट्रपति मिलेंगे, परिस्थितियां अलग है।
इंतजार है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बीजेपी की तरफ से कल रात को जो कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन के, उनके लिए तमाम तरीके की, क्यों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है और जो दूसरे जजेस हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा अंडर द कार्पेट कि कौन एब्सकॉन्ड होता है। और जो 313 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन बता रही है उसमें क्या वाकई 100% वोटें होती है, कुछ लोग एब्सकॉन्ड होते हैं। यहाँ पर ताकत दिखेगी बिहार चुनाव से पहले कि एनडीए दूरी बनाने वाले कौन कौन से दल हैं, मतलब जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं वो दल कौन कौन से हैं और उनके दूरी बनाने का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, पिछली बार जब ओम बिरला, ये बहुत अच्छा सवाल है, पिछली बार जब ओम बिरला जब वापस से 2024 के चुनाव में लोकसभा स्पीकर के बतौर आए थे, तब भी विपक्ष चाहता था पहले स्पीकर उतारना और बाद में डिप्टी स्पीकर। एनडीए की तरफ से प्रयास थे कि निर्विरोध ओम बिरला को जिता दिया जाए। तब भी हनुमान बेनीवाल हैं जो कि अकेले सांसद है आरएलडी के, उनसे बीजेपी ने संपर्क करके कहा कि आप अगर वोट कहीं भी करें पर आप कम से कम ये कोशिश कीजिए कि आप कोई सामने प्रत्याशी ना उतारने। उस जब आपकी बैठक होगी इंडिया गठबंधन में तो आप विरोध कीजिए कि ओम बिरला को जिताने दे, नंबर गेम उनके पास है। वैसे ही ममता बनर्जी को भी संपर्क किया गया था और ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा था कि ओम बिरला के सामने हमें उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। लेकिन आज मामला दूसरा है। जैसे मैंने कहा, वाईएसआर के 11 सांसद एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 3 निर्दलीयों को बीजेपी संपर्क कर चुकी होगी। लेकिन अब यहाँ पर एसआईआर भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। एसआईआर और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में एकजुटता ज्यादा नजर आ रही है। अगर यहाँ पर आप एसआईआर का मुद्दा हटा भी देते, अगर नहीं होता तो जाहिर तौर पे कुछ लोगों को इस तरह से मैनेज किया जा सकता था कि वो एब्सकॉन्ड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी है एसआईआर को लेकर, क्योंकि फ्लोर पे तो नजर आई थी, आपने देखा कि कैसे लोकसभा चली थी इस बार, कैसे वॉकआउट हुआ था, कितना हंगामा हुआ था। तो इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत ज्यादा है। इस बार आप टीएमसी एंड नोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, अदिति, नोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी मेक श्योर करना चाहती है कि भले ही नंबर गेम उनके पक्ष में है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि दिलचस्प बात क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि यहाँ पर विप जारी नहीं होता है और विप जारी ना होने की वजह से क्रॉस वोटिंग से लेकर तमाम ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं और इसीलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट भी बीजेपी के पास रहे, एनडीए के पास रहे, ये भी लगातार तैयारियों में मेक श्योर किया गया इनकी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैन टू मैन मार्किंग इसीलिए कहा गया। पिछले 3 दिन से आप कार्यशाला देखिए और नरेंद्र मोदी जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए एनडीए के सांसद इंतजार करते हैं और उनके मुंह से ये कहना कि भाई हमारे पास नंबर गेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर एक भी अवैध वोट या गलत तरीके खारिज हो जाता है वोट तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग गलत जाती है। ये खास बात कही है। फिर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो वो तरह की बात ना हो। इंडिया गठबंधन में उतनी ही ताकत है जो 303 में थी, 240 में है, 293 में है। तो इसीलिए कोशिश की जाए जो आपको कार्यशाला में खारिज ना हो वोट, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई अलग तरीके की बात ना हो। तो प्रधानमंत्री ने बजाय इसके कि वो ताकतवर है उनका दल, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है मोटिवेशन। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा पंचायत का चुनाव भी लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है और यहाँ पर वो फासला दिखाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन जो एनडीए की बराबरी करने की कोशिश में है वो बहुत दूर है, उसकी ताकत में, उसकी एकजुटता में बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं उसकी एकजुटता के सवाल अब ये देखना होगा कि 303 में से क्या गेम होता है। बीजेपी ने पिछले 11 से लेकर जो दिन है, खास तौर पर पिछले 9 से 11 दिन, उसमें बहुत संपर्क किए हैं। तो बस यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये तो पता है कि शाम 6 बजे किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अदिति, जो कार्यशाला हुई कैसे उसमें एनडीए के तमाम सांसदों को बाकायदा इस बात के लिए ट्रेन किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, कैसे होना है, कैसे आपको बैलेट पेपर पर अपनी पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता को दर्ज करना है, कैसे आपको एक खास पेन दिया जाएगा, आपको उसी से आपकी वरीयता क्या है ये मेंशन करना है। यानी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग, यानी 0 चांस ऑफ एरर होना चाहिए, ये मेक श्योर करते हुए इस वर्कशॉप के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जब पीछे की कतार में बैठे हुए थे और जाहिर है कहीं ना कहीं उनके मन में पूरा का पूरा नंबर गेम उस वक्त चल रहा होगा। अदिति, मैं लौटती हूं जल्दी से कुछ क्विक अपडेट्स देते हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से जुड़ी हुई खबर यह है कि संसद भवन में कमरा नंबर F101 वोटिंग के लिए निर्धारित हुआ है। राज्यसभा के जहां पर 233 निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे और इसमें जो 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा के होते हैं
हालांकि ऐसा राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो भी अपना वोट कास्ट करते हैं। और लोकसभा के जो 542 निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे, क्योंकि एक सीट खाली है। 543 वैसे संख्या होती है, एक सीट खाली होने की वजह से अब ये 542 हो गई है। तो लोकसभा के 542 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मतदान के लिए खास तरीके का पेन उपलब्ध कराया जाता है और मतपत्र सौंपते समय मतदाताओं को पेन दिया जाएगा और मतदाताओं को मतपत्र पर विशेष पेन से ही निशान लगाना होगा। तो सीपी राधाकृष्णन, सुदर्शन रेड्डी के बीच में ये मुकाबला है। प्रक्रिया जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो बहुत क्लियर है। उसके लिए कमरा अब निर्धारित हो चुका है। 10 से 5 तक वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह अपना 10 बजे पहला वोट प्रोबेबली प्रधानमंत्री की तरफ से ही कास्ट किया जाएगा। और कुल मिलाकर लोकसभा राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 781 हो जाती है। जो राजनीतिक गठबंधन की अगर आप मौजूदा स्थिति देखेंगे तो एनडीए के पास 422 लगभग नंबर गेम बनता है, जो कि बहुमत से 31 ज्यादा है। और इंडिया अलायंस के पास 319, जो कि बहुमत से 72 कम की तरफ बनता है। और इसी बीच में उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले देखिए पूजा अर्चना का दौर जारी है। लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। एनडीए के उम्मीदवार की तरफ से सीपी राधाकृष्णन वहां पर पहुंचे और पूजा अर्चना उन्होंने की। जाहिर बात है अदिति, आज का बड़ा दिन है और बड़े दिन से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे दिन की बेहतर शुरुआत होती है। मैं बात कर रही थी उस वर्कशॉप की जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पीछे की कतार में बैठे हुए नजर आए और कैसे बाकायदा एनडीए सांसदों को ट्रेन किया गया ताकि 0 चांसेस ऑफ एरर हो। यानी एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये इससे पता चलता है बीजेपी की आयोजित की गई वर्कशॉप से। सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को समझिए। पहले मैं उस मंदिर की बात करूंगी। हमको पता है, जब आप बात कर रही हैं, मैं कर रही हूं और इस देश को पता है कि शाम को 6 बजे क्या होगा। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी क्रॉस वोटिंग बीजेपी के सांसदों की तरफ से हो, जो संभव नहीं है। तो सबको पता है कि शाम 6 बजे 50 दिन बाद कौन से वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं किस पार्टी के। लेकिन फिर भी आप देखिए, मैसेजिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आज की तारीख में पॉलिटिक्स को परसेप्शन कहते हैं। अभी श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, मैसेज है। अब आप देखिए कि चाहे राज्यसभा का भी चुनाव होता है, क्रॉस वोटिंग, खारिज हो जाना, गलत साइन हो जाना, गलत जगह साइन हो जाना, ये तमाम चीजें, इसलिए आप देखिए कि कैसे मॉनिटर तय होते हैं, सब तमाम तरीके की चीजें तय होती हैं। तो बीजेपी इस कार्यशाला को हर बार बड़ी सीरियस लेती है, डेस्पाइट के नंबर इतने ज्यादा हैं। तो अब आपने कहा खुद प्रधानमंत्री वहां रहे उस कार्यशाला में, बिल्कुल एक सांसद की तरह पीछे बैठे। आपने देखा कि रवि किशन के साथ साथ तमाम सांसदों ने सेल्फी ली और दिखाया कि मेरे पीछे बैठा है प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है। इसको भी देख लेते हैं कि ये ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है क्योंकि जो नए सांसद चुन के आते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि इस तरह के चुनाव में किस तरीके से कहाँ साइन करना है। और वही एक भी वोट इंपॉर्टेंट है, खारिज ना हो। लेकिन उससे बड़ी बात है, एक बहुत रोचक किस्सा आपको यहाँ बताती हूँ। जब साइन हो रहे थे, प्रधानमंत्री जैसा पहला वोट करेंगे, ये उनकी लीडरशिप दिखाती है। वैसे ही प्रधानमंत्री ने जो 4 फॉर्म थे, जब उनका नॉमिनेशन था, तो पहले फॉर्म में वो प्रस्तावक थे। वो प्रस्तावक था, प्रधानमंत्री प्रस्तावक बने थे उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए। एक में राजनाथ जी थे, एक में अमित शाह जी थे। तो प्रस्तावक बनाए तो एक बड़ी सिंसियर तरीके से प्रक्रिया हुई। मुझे याद है ये किरण रिजिजू के रूम में एक एक सांसद, 160 सांसद, एक फॉर्म में 40 सिग्नेचर होते हैं, 2 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 160 सांसदों की कतार थी। डिसिप्लिन की तरह सब आके साइन कर रहे थे, बड़े से बड़े सांसद, मंत्री। और एक दिन पहले सब कुछ तय हो गया था, नेक्स्ट डे सुबह करना था। लेकिन वही हुआ ये कि जिस दिन कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को भरना था नॉमिनेशन, उस दिन जयराम रमेश संसद में आवाज लगा रहे थे कि अरे तुम लोग कहाँ चले गए, अरे भैया साइन करने हैं। प्रिपरेशन की बात बता रही हूँ मैं आपको। उनको भी नॉमिनेशन भरना था, उनको भी 4 फॉर्म भरने थे, तो भी 160 सांसदों से प्रस्तावक और अनुमोदक बनवाना था। लेकिन वहाँ आवाज लगाई जा रही थी और ये मेरे प्रत्यक्ष आंखों के सामने हुआ। मैंने देखा। अदिति रोक रही हूँ एक सेकंड, अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया। देश हित में वोट किया जाए इस बार, इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। थैंक यू सर। थैंक यू।
आपने सुना, इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा हमें पूरी उम्मीद है और हमें इस बात का विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाले हैं। और जाहिर बात है, देखिए नंबर गेम भी यही बताते हैं। और अदिति, क्योंकि आप किस्सों का जिक्र कर रही थी और मैं बार बार इनवैलिड वोट्स की बात कर रही हूँ, बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पर अपना वोट कास्ट वरीयता के हिसाब से करना होता है। 2017 में 11 और 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे। ये तो हो गई चलिए एनडीए की तैयारी। थोड़ा सा जरा इंडिया अलायंस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया, और जिस आप मैसेजिंग संदेश की बात करती है, वो ये कह रहे भले ही नंबर हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यहाँ पर देखिए, उनको भी पता है, जब ये बात हो रही थी कि क्या विपक्ष उतारेगा प्रत्याशी, हमने अखिलेश यादव से भी पूछा जब पार्लियामेंट चल रही थी, तमाम तरीके की बात, तो और कांग्रेस से भी जब बात समझने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा देखो हम वॉक ओवर तो नहीं देंगे। ये है वैचारिक मतभेद कि हम देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तटस्थ खड़े हैं, भले ही हमारे नंबर कम है, लेकिन हम ऐसे ही बीजेपी कुछ भी फैसला करे और हम वो होने दें, या बीजेपी कोई भी प्रत्याशी उतारे हम होने दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर उनकी साइकोलॉजिकल मैसेजिंग ये है कि एक तो हमारा वैचारिक मतभेद है और दूसरा हम वॉक ओवर नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, सबको पता है वही बात कि वाइस प्रेसिडेंट किस पार्टी के बनेंगे। अच्छा, राम मोहन नायडू, संजय कुमार झा, अदिति पोलिंग एजेंट नामित हो चुके हैं सीपी राधाकृष्णन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके अलावा पूरे चुनाव का जो प्रक्रिया है वो खुद किरण रिजिजू हैंडल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पोलिंग एजेंट होना, एक एक वोट उसको चेक करना, ये तमाम तरीके के बहुत सिंसियरली, एक भी वोट खारिज ना हो। आप ध्यान रखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2012 में क्या हुआ था, कितने वोट खारिज होते, वो बहुत पेनफुल होता है। बीजेपी की यही प्लानिंग और यही तैयारी है कि कोई भी वोट खारिज ना हो, पहली। दूसरा, हमें कितने ज्यादा वोट एनडीए के बाहर से मिल सकते हैं, और तीसरा, अगर नहीं मिल सकते तो कौन एब्सकॉन्ड कर सकता है। यही ताकत है यहाँ पर, एकजुटता की ताकत दिखा रहे हैं, कौन सी पार्टी की एकजुटता कितनी है। तो ये मैसेजिंग की और ये तैयारी पूरी चल रही है। जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन को भी पता है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती है बिहार चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन एक है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा एसआईआर का मुद्दा है, तो इस बार इंडिया गठबंधन और भी बहुत सारी मैसेजिंग आदिति इसी बीच में हो रही है। मैं उनको बहुत डिटेल में डिकोड करना चाहती हूँ, उन पर मैं आपसे बात करूं। उससे पहले सीपी राधाकृष्णन की प्रतिक्रिया आई है। पहले पूजा अर्चना करने वो पहुंचे थे और उसके बाद उनका रिएक्शन भी आया, वो सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद वापस लौटते हैं। Election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. दर्ज करेंगे। आपने सुना सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। पहला वोट उनकी तरफ से कास्ट किया जाएगा और वरीयता के आधार पर, यानी प्रायोरिटी, आपकी पहली पसंद कौन है, बैलेट पेपर पर खास पेन के साथ मतपत्र में अपनी चॉइस क्या है वो डाली जाएगी। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। जो नामित सदस्य नॉमिनेटेड है वो भी वोट डालेंगे इसमें राज्यसभा के, और इसके साथ ही जो काउंटिंग होगी वो लगभग शाम 6 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। कमरा नंबर F101 संसद भवन का निर्धारित वोटिंग के लिए कर दिया गया है। एनडीए ने लगातार इसको लेकर वर्कशॉप की। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से भी तैयारियां की गई, उनका कैंडिडेट भी सामने है। लेकिन मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नंबर गेम कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है, और वॉकओवर देने से इनकार करने वाला इंडिया अलायंस लड़ाई लड़ना चाहता है। और सीधे तौर पर एक मैसेजिंग के तौर पर अगर सीपी राधाकृष्णन को आप देखेंगे, तमिलनाडु से वो बिलोंग करते हैं, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है। आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर वो हमेशा उन्होंने शुरुआत की, जुड़े रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल 31 जुलाई 2024 से वो रहे, और ऐसे में अब कैंडिडेसी उनकी है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, जिसके लिए वो मैदान में है। और साथ ही 10 बजे, जैसा कि मैंने कहा, कि वोट सामने आने शुरू हो जाएंगे। 10 बजे से वोट कास्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसी बीच में प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते रहेंगे। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन हो गया रेडी सर? आज वोटिंग होनी है, वीपी इलेक्शन होना है सर, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? 100% जीत है। आज नए राष्ट्रपति देश को मिलेंगे। हमारी 100% जीत है। के
आश्वासन के साथ देखिए एनडीए जितेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, मुमकिन है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया है, लेकिन इसी बीच में देखिए बात मैं कर रही थी सीपी राधाकृष्णन की, बिना प्रतिक्रिया देखे डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी आगे बढ़ गए। तो 1996 में जहां पर बीजेपी तमिलनाडु के सचिव के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, 1998 से 99 तक कोयम्बटूर से सांसद रहे, फिर 2004 से 22 पद बदलते गए, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे, कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे, बीजेपी के केरल प्रभारी रहे, फिर 2023 में झारखंड के राज्यपाल वो बनाए गए, अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला, और साथ ही तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी के उपराज्यपाल, और फिर 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए, और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच में प्रतिक्रियाएं आप साउंड करते जाएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। बड़ा ये चुनाव होता है जहां से सारे दोनों सदन के सांसद वोट करते हैं। आइए वापस अदिति की तरफ मैं रुक करती हूँ। अदिति, हम मैसेजिंग की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस की मैसेजिंग हो गई, एनडीए की मैसेजिंग हो गई, लेकिन कैंडिडेट्स के साथ क्या मैसेजिंग है? दो बड़ी बातें, 2029 का चुनाव है आगे, फिर अभी रिसेंटली बिहार का चुनाव है, फिर साउथ में मजबूत होने की कोशिश आने वाले वक्त में चुनावों में वो भी देखने को मिलेगी, और दोनों ही कैंडिडेट्स क्योंकि साउथ से ताल्लुक रखते हैं, इसकी मैसेजिंग क्या है, इसके संकेत क्या है? कांग्रेस की मैसेजिंग या इंडिया गठबंधन की मैसेजिंग पे हम बात करेंगे। उनकी मैसेजिंग साउथ से ज्यादा है, एक विचारधारा की जो मैसेजिंग देने की कोशिश की है। पर पहले बीजेपी की बात करते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी का जो एक तीर होता है वो कई निशाने साधता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो ओबीसी है। दूसरी बात है कि वो साउथ से आते हैं, वो भी तमिलनाडु से, और आप यकीन मानिए तमिलनाडु की तैयारी, पिछली बार भी आपने देखा कैसे अन्नामलाई वाज अ टॉलेस्ट लीडर हो, और अन्नामलाई ने कहा कि नहीं करेंगे अलायंस, तो नहीं किया अलायंस। हालांकि उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। आज बीजेपी उस बात को मानती है कि अगर हमने तब अलायंस कर लिया होता तो हम सत्ता में होते, अलायंस की सरकार में। पर अब अन्ना और इंटरनल पार्टी इश्यूज भी थे, अब भले ही उसका कोई इम्पैक्ट आए ना आए, लेकिन साइकोलॉजिकल मैसेज है। जब अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो तमिलनाडु जाएंगे प्रचार, नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो अब वो कुछ भी कहें, बात ये है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत ही होनहार आदमी है, बहुत सेवाएं उन्होंने देश के प्रति दी हैं, और उनके आने से जो है अब जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत गौरवान्वित होगा। क्रॉस वोटिंग की कोई आशंकाएं हो रही हैं, उनको लेकर क्या बोलेंगे? वो तो आप देखेंगे, पता चलेगा बाद में। अच्छा मैम, बीजेडी और बीआरएस जो है उन्होंने एब्सटेन किया है कि हम किसी पक्ष में वोट नहीं करने वाले। वो अब अपनी अपनी पार्टीज की अपनी अपनी रणनीति होती है, वो उसी तरह से अपना काम करेंगे, जिसको जो अपनी रणनीति जिस तरह से बनाता है। विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, सांसदों की बैठकें ली जा रही हैं, वोटिंग को लेकर सांसदों को ट्रेन किया जा रहा है वोटिंग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे मैम? कितना ही कर लें, ये आपको उसका जो नतीजा है वो पता ही है। चलिए, थैंक यू। सर क्या नाम बता दो? किरण चौधरी सांसद जिनको आप सुन रहे थे, जीत को लेकर आश्वस्त। अदिति अपनी बात को पूरा करेंगे। बात है, और किरण चौधरी क्योंकि बोल रही थी, किरण चौधरी उस पाले से इस पाले में आई है हरियाणा चुनाव के दौरान, और अब खुद राज्यसभा और बेटी विधायक है, तो जाहिर तौर पे उनको ये बातें कहनी जरूरी हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ रही हैं लंबे समय, और ये वही है जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद उनको पार्टी से हटा दिया, और ये खुद भी छोड़कर आ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साउथ का तमिलनाडु का एक मैसेज तमिलनाडु के लिए कि हमने देश के एकदम वरिष्ठतम पद पर, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे, और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे, और देश इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंकाएं हैं सर इस बार? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, जीएसटी में इतना बदलाव है, हर क्षेत्र में 12-12 लाख रुपए
इनकम टैक्स फ्री हो गया है। ऐसे में कोई इधर उधर थोड़ी जाएगा। सभी का एक उद्देश्य है, भारत विकसित हो, और वो कैसे होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए सभी लोग साथ चाह रहे हैं। सर कुछ दल एब्सटेन भी कर रहे हैं, कुछ दलों ने मना कर दिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे उस पर। तो ठीक 10 बजे होगी वोटिंग की शुरुआत। उपराष्ट्रपति पद के लिए देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद, जिसको लेकर वोटिंग का आगाज होना है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। किरण रिजिजू के घर एनडीए के सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लौटेंगे फौरन, आप कहीं मत जाइएगा।